हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स पर बात करूंगा। टॉपिक का नेम होगा इशू ऑफ शेयर्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, और जो स्टूडेंट्स बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर एमसीक्यू होगा, यानी कि आपके सेकेंड सेमेस्टर के सारे एग्जामिनेशन जो पेपर्स होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। 150 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर में मैं आपसे वेरियस टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज क्वेश्चंस पर बात करूंगा। आप लोग इस चैप्टर को ठीक से पढ़िएगा, हमारे इस वीडियो को कंटिन्यू विदाउट एनी स्किप देखिएगा। आपको अपने एमसीक्यू को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। 12th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वे सारे स्टूडेंट्स जो 12th सीबीएसई या यूपी बोर्ड में अपीयर्ड हैं वो लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपने जब कॉमर्स स्ट्रीम में एंट्री ली होगी यानी प्रवेश लिया होगा, तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा प्रोप्राइटर, यानी बिजनेस का स्वामी, व्यवसाय का स्वामी प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल बिजनेस फर्म का जो मालिक होता है, जो स्वामी होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रोप्राइटर, और उस फर्म को कहते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो आपने प्रोप्राइटरशिप फर्म का जो अकाउंटिंग पढ़ा होगा, उस अकाउंटिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा पीएल अकाउंट, और पीएल अकाउंट के बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा बैलेंस शीट, और ये सब कुछ आप लोग बहुत आसानी से क्लास 11th में पढ़कर आए हैं। यानी कि आपने पार्टनरशिप को प्रोप्राइटरशिप फर्म की जो अकाउंटिंग पढ़ी होगी वो क्लास 11th में आप लोगों ने ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट के फॉर्म में पढ़ी होगी। इसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़े होंगे, क्लास 12th में आए होंगे, तो क्लास 12th में आपने इस प्रोप्राइटरशिप फर्म के बाद अगर हम इसके थोड़े बड़े साइज की बात करें तो इसका बड़ा साइज आता है पार्टनरशिप। यानी आपने क्लास 12th में जैसे ही एंट्री की होगी वैसे ही आपको फर्स्ट चैप्टर मिला होगा क्लास 12 का पार्टनरशिप। तो आपने पार्टनरशिप में प्रोप्राइटरशिप फर्म से ब्रॉड लेवल पर अकाउंटिंग एंट्रीज को देखा होगा, अकाउंटिंग एंट्रीज को आपने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती हैं। इन सारी चीजों को आपने ठीक से क्लास 12th में समझा होगा। और जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 12th में हैं या जिन स्टूडेंट्स ने साइंस स्ट्रीम से बीकॉम में एडमिशन लिया है, मैं पार्टनरशिप पर कंप्लीट वीडियोस आपको दूंगा। आप सारे बच्चे पार्टनरशिप के वीडियोस को भी ठीक से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पार्टनरशिप का पूरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जबकि बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में पार्टनरशिप नहीं है। सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में पार्टनरशिप ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ के आएंगे। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में कंपनी की, यानी जब हम लोग पार्टनरशिप का थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हैं, यानी पार्टनरशिप यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच होती है, बट जब हम लोगों को बहुत ज्यादा लोगों के साथ काम करना होता है तो हम लोग एक कंपनी फॉर्म कर लेते हैं, और हम लोग अब कंपनी के केसेस में अकाउंटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। यानी कंपनी के केसेस में क्या अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग फॉलो अप करते हैं, कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज पास होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग कंपनी अकाउंट्स में पढ़ेंगे। तो इश्यू ऑफ शेयर्स स्टार्ट करने से पहले इन बेसिक चीजों को समझना जरूरी है कि सबसे छोटे लेवल पर जो फर्म होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म, इससे जो बड़े लेवल पे फर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, और जो सबसे बड़े लेवल पर होती है उसको हम लोग बोलते हैं कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी को जान लेंगे कि हम लोग कंपनी की डेफिनेशन क्या है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, किसे कहते हैं कंपनी। कंपनी का मतलब क्या है बेटा? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट हैज अ कॉमन सील एंड अ परपेचुअल सक्सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law, it has a common seal and a perpetual succession
It means company is an artificial person created by law. It has a common seal and a perpetual succession. This is the definition of company. Next हम लोग आगे इसके बात करेंगे फीचर्स ऑफ कंपनीज. फीचर्स ऑफ कंपनी यानी कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं. थोड़ा सा राइटिंग आप लोग समझ लीजिएगा, मैं बोलता जा रहा हूं. फीचर्स ऑफ कंपनी. फीचर्स ऑफ कंपनी में जो कंपनी का पहला फीचर होगा, जो कि इंपॉर्टेंट फीचर होगा, ये फीचर होगा सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी इसका मतलब क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी और कंपनी के जो डायरेक्टर्स या कंपनी के जो मेंबर्स हैं, इनका आपस में किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन नहीं होता. बिजनेस के यानी जो कंपनी है, उस कंपनी के डायरेक्टर या फाउंडर और कंपनी का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता. इन दोनों की अपनी अलग अलग एंटिटी होती है. जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो सपोज करो कि एक कोई ए लिमिटेड कंपनी है और मिस्टर राम इस कंपनी के मेन पर्सन है, तो अगर कभी भी किसी भी कस्टमर को कोई भी केस फाइल करना है तो ए लिमिटेड पर कोई भी केस फाइल होगा, ना कि मिस्टर राम पर केस फाइल होगा. बिकॉज यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी एंटिटी एक दूसरे से मैच नहीं करती है. यानी अगर मिस्टर राम पर अगर कोई केस फाइल हो रहा है तो ए लिमिटेड का उससे कोई लेना देना नहीं है, और अगर ए लिमिटेड पर केस फाइल हो रहा है तो उसका मिस्टर राम से कोई लेना देना नहीं है. जबकि बेटा पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई केस फाइल हो रहा है तो पार्टनर्स लाइबल होंगे, क्योंकि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म ये एक ही होते हैं, और यहाँ पर बिजनेस का प्रोप्राइटर और बिजनेस ये भी एक ही होते हैं. इसलिए अगर यहाँ पर कोई केस फाइल होगा तो उसके लिए प्रोप्राइटर रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ पर कोई केस फाइल अगर होगा तो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे. जबकि यहाँ पर अगर कोई केस फाइल होगा तो कंपनी का डायरेक्टर कंपनी के लिए किसी भी तरीके से लाइबल नहीं होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फीचर बनेगा वो होगा सेपरेट लीगल एंटिटी. अगर हम लोग सेकेंड की बात करें तो सेकेंड होगा परपेचुअल एग्जिस्टेंस. परपेचुअल एग्जिस्टेंस इसका मतलब क्या है बेटा? परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि कंपनी में किसी के आने, कंपनी में किसी के जाने का कंपनी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता. अगर कंपनी में दो मेंबर्स हैं, दो चले गए, उनके जगह पे कोई दो नए आ गए, उसका कंपनी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. कंपनी के डायरेक्टर्स की अगर डेथ भी हो जाती है तो कंपनी के नए डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाएंगे, बट कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी. जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाती है? बंद हो जाती है. प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में भी अगर प्रोप्राइटर्स की डेथ हो जाती है या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी. जबकि कंपनी के केसेस में ऐसा नहीं है. कंपनी के केस में परपेचुअल सक्सेशन है. यानी परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है भाई कि कंपनी में किसी के आने, कंपनी में किसी के जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता. थर्ड जो केस होगा वो होगा लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लिमिटेड लाइबिलिटी दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी. इट मींस जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, उन डायरेक्टर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है. क्यों? क्योंकि कंपनी के किसी भी एक्शन यानी कंपनी के किसी भी एक्ट के लिए कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं. तो कंपनी के डायरेक्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है. यानी दे आर लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल. यानी वो कंपनी के किसी भी एक्ट के लिए केवल एक लिमिटेड यानी एक सीमित उत्तरदायित्व रखते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती. जबकि पार्टनरशिप के केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. अगर पार्टनरशिप में किसी भी तरीके का कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो पार्टनर्स 100% रिस्पॉन्सिबल होंगे. अगर किसी भी पर्सन ने पार्टनरशिप फॉर्म पे कोई क्लेम किया है तो पार्टनर्स 100% रिस्पॉन्सिबल होंगे, और पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल आउट करके इनको अमाउंट देना पड़ेगा. तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, और प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में तो प्रोप्राइटर रिस्पॉन्सिबल होंगे. जबकि कंपनी के केसेस में कभी भी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे. नेक्स्ट नंबर 4 जो होगा, नंबर 4 में होगा कॉमन सील. कॉमन सील. कॉमन सील का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का यहाँ पर इसे साइन भी हम लोग कहते हैं. वो क्या बोलते हैं? कंपनीज साइन. इसका मतलब क्या है भाई कि जैसे फॉर एग्जांपल हर एक पर्सन का अपना क्या होता है? साइन होता है. यानी हर एक कंपनी अपना कोई ना कोई एक स्टैंप रखती है जिसे कंपनी क्या बोलती है? ये कंपनी का कॉमन सील है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए पर्सन है, बी है, सी है, तो इन सबके कोई ना कोई अपने इनिशियल सिग्नेचर है. लेकिन कंपनी का कोई इनिशियल सिग्नेचर नहीं है. इस
कंपनी को जो स्टैंप होगी यानी जो कंपनी की सील होगी, उस सील को क्या कहा जाएगा? कंपनी का साइन कहा जाएगा। तो कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट विदाउट कंपनी की सील के इशू नहीं किया जाएगा, यानी कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी की कॉमन सील के साथ में इशू किया जाएगा और कंपनी के डायरेक्टर के वहां पर साइन भी होंगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। क्या है भाई? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इट मींस इस ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि जितने भी शेयर्स हैं किसी भी पर्सन के पास, अगर मान लेते हैं 2% शेयर हैं और वो अगर 1% शेयर को क्या करना चाहता है? ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो इजीली अपने शेयर्स को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। यानी कंपनी के केसेस में शेयर्स को ट्रांसफर करने की भी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। एनी मेंबर कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स इजीली। These are the main features of company. First one is separate legal entity. Second one is perpetual existence. Third one is limited liability. Fourth one is common shield, जिसे हम लोग कंपनी का साइन भी कहते हैं। And fifth one is transferability of shares. आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ कंपनीज की। टाइप्स ऑफ कंपनीज यानी कंपनियों के प्रकार। टाइप्स ऑफ कंपनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कंपनीज में पहला जो टाइप होगा वो होगा अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिनका उत्तरदायित्व तो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। यानी अनलिमिटेड कंपनी का मतलब वहां पर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो क्या होंगी? अनलिमिटेड होंगी। तो डैश लाकर यहां पर हम लोगों को लिख लेना होगा वेयर मेंबर हैज अनलिमिटेड, वेयर मेंबर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यानी ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। जबकि यहाँ हम लोग कंपनी के फीचर्स में क्या पढ़ चुके हैं कि कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है बेटा? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जबकि यहाँ पर अनलिमिटेड कंपनी में क्या बोल रहा है कि ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। इसका मतलब इस टाइप की जो कंपनी होगी वो प्रैक्टिकली अब इंडिया में वर्किंग नहीं है। यानी इंडिया में इस टाइप की कंपनी अब वर्क नहीं करती है। कंपनी केवल और केवल अब इंडिया में लिमिटेड कंपनी वर्क करती है। यानी ऐसी कंपनी जिनके मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो इसको यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे प्रैक्टिकली नॉट एग्जिस्टेंस इन इंडिया। प्रैक्टिकली नॉट एग्जिस्टेंस इन इंडिया। यानी इस टाइप की कंपनी इंडिया में अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। नंबर टू अगला हो जाएगा, कंपनी का टाइप हो जाएगा लिमिटेड बाई गारंटी। लिमिटेड बाई गारंटी। लिमिटेड बाई गारंटी। लिमिटेड बाई गारंटी का मतलब क्या है भाई? देखिए यहां पर हम लोग लिख लेंगे वेयर द लाइबिलिटी ऑफ member is limited up to the amount of guarantee given। लिख लीजिए up to the amount of guarantee given। फिर से एक बार देख लीजिए क्या लिखा है। लिमिटेड बाई गारंटी में क्या लिखा है? वेयर द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कंपनी है ए लिमिटेड और इस ए लिमिटेड में कुछ मेंबर्स हैं। जैसे यहाँ पर एक मेंबर है राम, एक मेंबर है यहाँ पर श्याम। यहाँ पर एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है भाई? MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस बात को लिखा जाता है कि अगर ए लिमिटेड कंपनी कभी भी बंद होती है तो इस बंद होने के केस में जो मिस्टर राम है ये 10 लाख रुपीस का पेमेंट करेंगे, मिस्टर श्याम है ये 6 लाख रुपीस का पेमेंट करेंगे। यानी ये लोग अपनी गारंटी देते हैं कि किसी भी केस में अगर कंपनी बंद होती है तो मिस्टर राम क्या करेंगे? 10 लाख रुपए का पेमेंट करेंगे। मिस्टर श्याम कितने का पेमेंट करेंगे? 6 लाख रुपए का पेमेंट करेंगे। यानी मिस्टर राम और मिस्टर श्याम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये गारंटी लेंगे
कि कभी भी अगर ये कंपनी बंद होती है तो उस केस में मिस्टर राम क्या देंगे, 10 लाख रुपए देंगे और मिस्टर श्याम क्या देंगे, 6 लाख रुपीज देंगे। अगर फ्यूचर में ये कंपनी कभी भी बंद होती है तो 100% मिस्टर राम के अगेंस्ट में कितना क्लेम किया जाएगा, 10 लाख रुपीज का क्लेम किया जाएगा, जबकि मिस्टर श्याम के केस में कितना क्लेम किया जाएगा, 6 लाख रुपीज क्लेम किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि मेंबर्स ने जितनी भी गारंटी ली है, यानी जितने अमाउंट की यहाँ पर गारंटी ली है, उस अमाउंट का इन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। केवल उसी अमाउंट तक ये लाइबल हैं, इसके बाद और इससे यानी ज्यादा और इससे कम के लिए ये लाइबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वेयर द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी, यानी जितनी भी मेंबर्स ने गारंटी का अमाउंट लिया है उस अमाउंट तक ये लाइबल होंगे, उससे ज्यादा और उससे कम अमाउंट के लिए लाइबल नहीं होंगे। तो ये बात समझ में आ गई, लिमिटेड बाई गारंटी, यानी मेंबर्स ने जितने अमाउंट के लिए गारंटी ली हुई है उतने ही अमाउंट तक इनकी लाइबिलिटी है, उससे ऊपर यानी उससे ज्यादा के अमाउंट की लाइबिलिटी नहीं है। ये गारंटी कहाँ ली होगी इन्होंने, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अब हम लोग आगे बात करते हैं और आगे जो थर्ड टाइप होगा उसे हम लोग बोलेंगे लिमिटेड बाई शेयर, उसे हम लोग बोलेंगे लिमिटेड बाई शेयर, लिमिटेड बाई शेयर, लिमिटेड बाई शेयर। अब देखिए लिमिटेड बाई शेयर्स में हम लोगों को लिखना है तो डैश ला के लिख लीजिए, वेयर द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, where the liability of member is limited up to the amount of unpaid portion of share, यानी यहां पर क्या लिखा हुआ है, where the liability of member is limited up to the amount of unpaid portion of share, यानी लिमिटेड बाई शेयर का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पर एक पर्सन है ए, अगर इसने कोई 100 रुपीज का शेयर लिया हुआ है, 100 रुपीज का क्या लिया हुआ है, शेयर लिया हुआ है, और इसने ₹80 रुपीज यहाँ पर पेमेंट कर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये पर्सन केवल और केवल अब कितना पेमेंट करने के लिए लाइबल है, 20 रुपीज का पेमेंट करने के लिए लाइबल है। तो इसको हम लोग बोलेंगे लिमिटेड बाई शेयर, यानी यहाँ पर जो भी अमाउंट पेमेंट करने के लिए पर्सन यानी मेंबर लाइबल होगा तो उसको हम लोग उस कंपनी को बोलेंगे लिमिटेड बाई शेयर। वेयर द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड पोर्शन ऑफ शेयर, यानी शेयर का वो अमाउंट जो अभी पेमेंट नहीं किया गया है उसे हम लोग बोलेंगे अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, और उस अनपेड अमाउंट तक ही यहाँ पर मेंबर्स की क्या रहेगी, लाइबिलिटी रहेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटेड बाई शेयर। और प्रैक्टिकली इंडिया में इसी टाइप की कंपनीज वर्किंग में हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इस टाइप के शेयर्स को क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं पब्लिक कंपनी, एक को क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। एक को बोलते हैं पब्लिक कंपनी और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बेटा प्राइवेट कंपनी। यानी लिमिटेड बाई शेयर्स के ही ये 2 टाइप्स हैं, एक है पब्लिक कंपनी और एक क्या है, प्राइवेट कंपनी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होती है पब्लिक कंपनी और क्या होती है प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बना लेंगे, यहाँ लिख लेंगे बेसिस, यहाँ लिख लेंगे प्राइवेट कंपनी और यहाँ लिख लेंगे पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी बेसिस में जो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे वो होगा पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल यानी हमें अपनी प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए और पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए। तो अगर हमें कभी भी प्राइवेट कंपनी अगर ओपन करनी है तो हमें 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से जितना भी ज्यादा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप 1 लाख रुपए से अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग और फॉर फॉर्मिंग द प्राइवेट कंपनी, देन आंसर विल बी ₹1 लाख, यानी 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा रुपए इन्वेस्ट करके हम प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। जबकि ये अमाउंट पब्लिक कंपनी के केस में कितना होगा, 5 लाख, यानी 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा रुपए हम लोग इन्वेस्ट करके पब्लिक कंपनी भी फॉर्म कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के केस में ये अमाउंट कितना है बेटा, 1 लाख रुपीज, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में ये अमाउंट कितना है, 5 लाख रुपए। सेकेंड पॉइंट होगा मेंबर्स, यानी
कितने मिनिमम मेंबर और कितने मैक्सिमम मेंबर के साथ हम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई भी प्राइवेट कंपनी ओपन करनी है यानी स्टार्ट करनी है, तो प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास मिनिमम जो मेंबर्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 2। मिनिमम चाहिए हमको 2 और मैक्सिमम चाहिए हमको 200। कितने चाहिए? 200। मिनिमम चाहिए, यहाँ लिख लीजिए मिनिमम और यहाँ लिख लीजिएगा मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम चाहिए हम लोगों को 200 और मिनिमम चाहिए हम लोगों को 2। जबकि पब्लिक कंपनी के केस में जो मिनिमम मेंबर्स चाहिए वो कितने चाहिए? 7, यानी 7 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए, तभी आप पब्लिक कंपनी फॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज आप पब्लिक कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। तो पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए, जबकि मैक्सिमम के केसेस में यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। इट मीन पब्लिक कंपनी के केसेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड हो सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी हो सकती है? 1 लाख रुपीज और मैक्सिमम कितनी भी आप जितना इन्वेस्ट करना चाहो। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम जो पेड अप कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 5 लाख रुपीज। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन कंपनी इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी कितना? 200। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 7 while मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी देयर इज नो लिमिट, यानी अनलिमिटेड हो सकते हैं। नंबर 3 पर अगर हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर्स की, यानी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी के केस में हमें कितने डायरेक्टर चाहिए? 2 डायरेक्टर चाहिए, यानी दो डायरेक्टर से हम अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में ये डायरेक्टर्स की जो संख्या है वो कितनी चाहिए? 3 चाहिए। यानी पब्लिक कंपनी के केस में जो डायरेक्टर्स होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे, जबकि प्राइवेट कंपनी के केस में जो डायरेक्टर्स होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। नेक्स्ट, इसके आगे बात करें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी क्या हम अपने शेयर्स का हस्तांतरण कर सकते हैं? तो प्राइवेट कंपनी के केस में होगा रिस्ट्रिक्टेड। क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड, यानी अगर हम अपने कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे क्लॉजेस हैं, यानी ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी इजीली पॉसिबल, बट यहाँ पर प्रोहिबिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, यानी मना है, बट 100% मना नहीं है, यानी प्रोहिबिशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। यानी प्राइवेट कंपनी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, प्रोहिबिशन नहीं। ठीक है। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में होगा फ्रीली ट्रांसफर। यहाँ क्या होगा? फ्रीली ट्रांसफर, यानी इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी शेयर्स का जो ट्रांसफरेशन है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी वो इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, यानी पब्लिक कंपनी के शेयर्स को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, जबकि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को आसानी से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो ये 4 बातें मेन थी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के केसेस में, इनको आप ठीक से देख लीजिएगा और कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट पर, हम लोग बात करेंगे 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, यानी अगर आपके पास 2 लोग नहीं है, अगर आपके पास 7 लोग नहीं है, तो आप अकेले भी अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे हम लोग 1 पर्सन कंपनी के नाम से जानते हैं। क्या है इसकी खास बातें, आइए जानते हैं। पहली जो इसकी खास बात है, ओनली वन पर्सन कैन फॉर्म ऑफ ए कंपनी, यानी कोई भी एक अकेला व्यक्ति कंपनी को फॉर्म कर सकता है, यानी कंपनी को बना सकता है। ओनली 1 पर्सन कैन फॉर्म ऑफ ए कंपनी, यानी कोई भी एक अकेला व्यक्ति इस टाइप की कंपनी को फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा पेड अप कैपिटल, यानी इस केस में कंपनी को जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होगी वो कितनी होगी? मिनिमम ₹1 लाख, यानी इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी मिनिमम पेड अप कैपिटल अमाउंटेड टू ₹1 लाख, यानी मिनिमम अमाउंट जो होगा पेड अप कैपिटल का वो कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपीज होनी चाहिए। 1 लाख रुपीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम पेड अप कैपिटल इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। नेक्स्ट, अगला की अगर हम बात करें
तो अगला मेन पॉइंट होगा इस केस में डायरेक्टर। सर 1% कंपनी के केस में डायरेक्टर्स कितने होंगे? तो यहाँ पर मिनिमम 1 डायरेक्टर हो सकता है, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। डायरेक्टर का मतलब ऐसे पर्सन जो कंपनी को चलाएंगे, जो कंपनी को ऑपरेट करेंगे, यानी ऐसे पर्सन जो कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे डायरेक्टर्स। मिनिमम 1 डायरेक्टर से आप अपनी कंपनी को ऑपरेट कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। और अगली इसकी जो सबसे खास बात है और लास्ट बात है वो क्या है? इट कैन यूज द वर्ड ओपीसी। ओपीसी मीन्स 1 पर्सन कंपनी, यानी इस कंपनी के लिए ओपीसी वर्ड को भी यूज किया जा सकता है। यानी ऐसी कंपनी जो केवल और केवल 1 पर्सन से स्टार्ट हो सकती है। इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होगी? 1 लाख रुपीज होगी। मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे? 1 होंगे। मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं। और इस कंपनी का दूसरा नाम हम लोग, या शॉर्ट में इसको हम लोग कह सकते हैं ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि कंपनी अकाउंट स्टार्ट करने से पहले कंपनी के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। हम ये आपसे उम्मीद करेंगे, और मुझे ये विश्वास भी है कि आप लोगों को ये चैप्टर का जो बेसिक फंडामेंटल आज हमने क्लियर किया है, ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग आगे की भी वीडियोस में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के और इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट तक आपसे बात करेंगे। इस चैप्टर को ठीक से थोरो पढ़ना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का पेपर एमसीक्यू होगा, और एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। अगर आप सभी ने हमारी क्लास को पूरे मन से पढ़ा तो एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो आपको आता ना हो। बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि आपके कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मेजर 5 सब्जेक्ट्स हैं, एक वोकेशनल सब्जेक्ट जो भी होगा, आपने जो भी लिया होगा, उन सारे सब्जेक्ट्स पर मेरी एमसीक्यूज की वीडियो आपको टाइम टू टाइम अप टू एग्जामिनेशन मिलती रहेगी। यानी आज से स्टार्ट होकर के ये वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पीरियड तक कंटिन्यूटी में मिलती रहेंगी। ये वीडियोस आप लोग कंटिन्यूटी देखते रहिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं 150 क्वेश्चंस में 75 क्वेश्चंस होंगे। आप एग्जाम में ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कौन से 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं। आपको 150 में 150 क्वेश्चन 100% आते होंगे, वो चाहे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, वो चाहे सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग हो, पब्लिक फाइनेंस हो, बीआरएफ हो या कम्युनिकेशन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं सारे सब्जेक्ट पर एक एक करके एमसीक्यूज वीडियो बनाऊंगा और आपको इसी तरीके से थॉरो स्टडी कराऊंगा। एक एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से समझेंगे। अगर आप में से किसी को भी हमारे इन पॉइंट्स को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इंस्टाग्राम के लिंक पर जाकर के मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, या मेरे कमेंट सेक्शन में आकर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप नंबर पर भी डायरेक्ट जुड़ करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे सॉल्व करा सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। आप किसी भी तरीके से अपनी क्वेरीज को सॉल्व करा सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं। जिस भी टाइप से आपकी क्वेरी इजीली सॉल्व हो जाए, आप उस टाइप से अपनी क्वेरी को सॉल्व करा लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये प्लेटफॉर्म काफी कारगर साबित होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में आपको 100% मार्क्स दिलाने में हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। बशर्ते इस प्लेटफॉर्म के साथ कंटिन्यूटी अप टू एग्जामिनेशन बने रहिए, और आपके जो भी दोस्त बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में जो भी फ्रेंड्स हो, यहाँ से लेकर कहीं भी, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अगर स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आप में से किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस का लिंक या नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे ही और वीडियो के साथ। मैं आपसे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे टॉपिक पर बात करूंगा। थैंक यू सो मच।